अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा बेटा, मेरे बड़े अच्छे अच्छे बच्चों ने मुझे मैसेज करके बताया कि मैं प्रीवियस लेक्चर में जब मैं आपको स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस, बिहेवियरल अडेप्टेशंस करा रहा था तो मेरे मुंह से ये निकल गया कि फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस बुक में नहीं है, क्योंकि बेटा मैंने कहीं से ऑनलाइन बुक डाउनलोड की थी तो उस ऑनलाइन वाली बुक में नहीं थी, तो वो मेरे जहन में फिर नहीं रहा। ठीक है मेरा बच्चा। खैर, उन्होंने फिर मुझे पिक्चर्स भेजी व्हाट्सएप पर, तो वो सुन लो भाई फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस में क्या है। बेटा आपने नोट किया होगा कि सर्दियों में हमारा रंग पीला पड़ा हुआ होता। पूछो क्यों? क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स जो हमारी स्किन की तरफ आती हैं, तो बेटा स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो सर्दियों में वो स्किन वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हुई होती हैं, बारीक तरीन हुई हुई होती है, इंतहाई लेस ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो बेटा जब कोई ब्लड वेसल सुखड़ी हुई हो और उसका ल्यूमेन कम हो और बड़ा कम ब्लड फ्लो आ रहा हो तो उसको वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सर्दियों में सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स की वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दी जाती है, ताकि अगर पसीना हमें सर्दी में आ भी जाए तो बेटा वो जब पसीना इवेपोरेट हो तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वो हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेटिव कूलिंग को यानी रोका जाता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके, और ब्लड को कम से कम स्किन की तरफ ले जाया जाएगा कि कहीं हीट हवा में डेसिपेट ना हो जाए। लेकिन गर्मियों में इसका उलट है। गर्मियों में हमारा चेहरा रेड। क्यों? क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो स्किन की तरफ ज्यादा होता है। तो स्किन की तरफ वाली जो ब्लड की वेसल्स हैं उनकी वैसो डायलेशन हुई हुई होती है। डायलेशन से मुराद खुल जाना, उनका ल्यूमेन चौड़ा हो जाता है, वैसो डायलेशन हो जाती है। ठीक है। सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स की तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड स्किन की तरफ जाता है, फिर स्किन पर मौजूद होता है पसीना, तो पसीना उस हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेटिव कूलिंग हो जाती है, या फिर हीट खुद ब खुद स्किन के अंदर से डेसिपेट होकर तो बाहर एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो ये थी पहली फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, दैट इज वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। और सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स कौन सी होती है मेरा बच्चा? वो होती हैं जो टुवर्ड्स स्किन जा रही है। दूसरा है जी प्लूमेज फ्लफिंग। पुत्र जी प्लूमेज फ्लफिंग हमें बर्ड्स में मिलती है। बर्ड्स में फेदर होते हैं ना बेटा, फेदर। बेटा लैटिन वर्ड है प्लूमेज, और प्लूमेज लातीनी जुबान का लफ्ज है, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब है फेदर्स। इसका मतलब क्या है? फेदर्स। तो मैंने एक घर में तोता पाल लिया। वो जनाब अक्सर औकात अपने फेदर्स खड़े होकर तो मुझे देखता था खड़े करके। वो मैंने उसको देखा, मैं कि ये तो गुस्से में आ जाता है यार, अपने फेदर्स खड़े कर लेता। और बाद में मुझे पता लगा कि नहीं भाईजान, बर्ड्स जब अपने फेदर्स को खड़ा करते हैं तो उन फेदर्स के अंदर हवा ट्रैप हो जाती है। उनकी बॉडी की हीट अगर बाहर निकलती है वो उस हवा में रहती है। अब बेटा फेदर्स में फंसी हुई वो हवा, वो गर्म हवा एक इंसुलेटर का काम करेगी और वो हीट को बाहर यानी एस्केप होने नहीं देगी। और इस तरह प्लूमेज फ्लफिंग, प्लूमेज फ्लफिंग मतलब फेदर्स को खड़ा कर लेना और अंदर गर्म हवा को ट्रैप करके रखना, इसको प्लूमेज फ्लफिंग कहते हैं। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शनल, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन, तो वो एक फंक्शनल अडेप्टेशन है। इसके अलावा मेरा बच्चा एक्टिवेशन ऑफ ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो अपने हार्मोन्स छोड़ते हैं। वो हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म तेज कर देते हैं, और जब मेटाबॉलिज्म पुत्र तेज हो जाता है तो हीट की प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। तो इस तरह बॉडी में हीट की प्रोडक्शन कर ली जाती है। तो एक्टिवेशन ऑफ ग्लैंड्स, प्लूमेज फ्लफिंग, वैसोडाइलेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन के जरिए हम सुपरफिशियल
यानी सॉरी वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स के जरिए ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमारा कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस भी पढ़ ली, बिहेवियरल भी पढ़ ली, और कौन सी फिजियोलॉजिकल भी पढ़ ली। और अब हम आगाज करते हैं हमारे आज का लेक्चर, जिसका नाम क्या है जी, जिसका नेम है, और सॉरी लेक्चर नंबर है 14, क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर 15 होम्योस्टैसिस, लेक्चर 14 हमारी ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। तो बेटा ये चैप्टर 14 जो है हमारा लास्ट लेक्चर है। ओके, लो जी, इसका पहला टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है कि मैमल्स और ह्यूमंस में, देखो ऊपर वाला टॉपिक एनिमल्स के बारे में था, अब हम एनिमल्स में स्पेसिफिक कैटेगरी ढूंढ रहे हैं, दैट इज मैमल्स एंड मैमल्स जिनमें ह्यूमंस भी मौजूद हैं। ठीक है, वो कुछ मोबाइल पे मैसेज आ जाते हैं इसलिए मेरी अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट हो रही थी, लेकिन आप लोगों ने अपनी अटेंशन बनाई रखनी है। ठीक है, तो थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स दैट इज ह्यूमन अब का हमारा टॉपिक है। रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज कि हम किस तरह ये मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन हम अपना टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं। तो पॉइंट 1 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन मेंटेन्स देयर हाई बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, हमारा बॉडी टेम्परेचर काफी हाई है बेटा, काफी ज्यादा है, विद इन अ नैरो रेंज, और एक रेंज है ऑफ अबाउट, हम अपना बॉडी टेम्परेचर 36 से 37 के दरमियान रखते हैं। अब इसकी अगर मैं एवरेज निकालूं तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनती है। तो यहां से मैं कह देता हूं कि जनाब हमारी बॉडी का एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दोबारा सुन लें, mammals including human maintain their high body temperature within a narrow range of about 36 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा कैसे हम कर लेते हैं? क्योंकि हम लोग एंडोथर्मिक हैं, और एंडोथर्म्स कौन थे बेटा? जो मेटाबॉलिज्म में एज अ प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट हीट को प्रोड्यूस करना जानते हैं। तो हमारे केमिकल रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है, हमारे केमिकल रिएक्शंस में क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? हीट प्रोड्यूस होती है। सो वी आर एंडोथर्म्स, वी आर एंडोथर्म्स। सो दीज बिकॉज ऑफ देयर एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एंडोथर्म समझ गए हो ना, कि हम अपनी बॉडी में अपनी हीट खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म के जरिए। द ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी, कहता बर्ड्स में ये एंडोथर्मी और मैमल्स का आगाज, इसने एंडोथर्मी ने हैव प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू कीप हाई मेटाबॉलिक रेट। भाई ये एंडोथर्मी हमारे लिए तो बड़ा जबरदस्त साबित हुआ। हम हम मैमल्स और बर्ड्स के अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट रहता है, हाई मेटाबॉलिक रेट रहता है। ठीक है बेटा, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक रहती है, 24 घंटे हमारे अंदर एनर्जी की फराहमी रहती है। किसकी वजह से? सिर्फ एंडोथर्मी की वजह से। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें एंडोथर्म बनाया। हमारी बॉडी के अंदर थोड़े छोटे मोटे जितने केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सब रिएक्शंस के नतीजे में हीट किसी वक्त प्रोड्यूस हो रही होती है, जो कि हमारे बिहाफ में चली गई। पॉइंट नंबर 3, दस लिहाजा we have acquired greater ability to adaptations and has assisted in much of the wider diversity। और इस तरह हमारी बेशुमार किस्में हैं। और एक और बात आपको बता दें कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन हर रीजन ऑफ द अर्थ में है। ऐसा कोई रीजन नहीं जहां आपको बर्ड्स और मैमल्स ना नजर आए, यहां तक के आपको पोलर रीजन्स में भी पोलर बियर्स नजर आते हैं जो कि मैमल्स हैं, और तो और आपको वहां बर्ड्स भी नजर आएंगी, 1-2 स्पीशीज की बर्ड्स आपको वहां नजर आएंगी। तो पता लगा ओनली ड्यू टू एंडोथर्मी कि वी कैन मेक आवर ओन हीट विद इन आवर बॉडी।
These regulate the rate of metabolic heat production. तो हम लोग अपनी metabolic heat production को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर हम इसको बैलेंस में भी रखते हैं मेरा बच्चा। हम बैलेंस में रखते हैं। अगर हमारे अंदर हीट ज्यादा गेन हो गई है तो हम अपने अंदर हीट की प्रोडक्शन थोड़ी कम कर देंगे, और अगर हमारी हीट ज्यादा लूज हो गई है तो हम अपने अंदर हीट की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हीट लॉस या गेन किससे होती है? सराउंडिंग से होती है ना मेरा बच्चा। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होती है? उधर एक शादी पर मैं गया हुआ, तो वहां पर एक लड़की जो थी वो हाफ स्लीव्स पहन के आई हुई थी, तो मैंने उसको जाकर मैं कहा तू कंबदी पई है ना हुण? कहती हाँ जी अफजल भाई मैनू ठंड पे लगती। तो मैं क्या तू स्वेटर पा के आना सी, एडी तू फैशना पिटी है जी, स्लीवलैस पा के आ गई, तो हुण घबरा फिर हुण। खैर जनाब मैंने अपनी शॉल उसको दे दी, मैं क्या पुत्र है पाला। तो वो काम क्यों रही थी बेटा? द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। वो अपनी बॉडी के अंदर हीट को इंक्रीज कर रही थी। कैसे? बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब हम कांपते हैं हमारे मसल तेजी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जब मसल तेजी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो, जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करें जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो, तो बॉडी में हीट पैदा होती है। गॉट इट? तो मेरा बच्चा अगर रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन को बढ़ाना बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, बाय मूवमेंट्स, बॉडी को मूव करना और कांपना, वेल दिस इज कॉल्ड शिवरिंग। कांपने से हीट की प्रोडक्शन करना, दैट इज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, तो जो है मेरा बेटा, तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या है कि अपनी बॉडी को अपनी बॉडी को मूवमेंट्स देना। कैसे? बाय रैपिड कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, दैट इज बाय शिवरिंग, एंड दिस इज कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब सामने एक और लड़की बैठी हुई थी, और मैं उन्होंने कहा कि तू ही हाफ स्लीव पाया है लेकिन वो कंबदी पई है, वो अपने अंदर शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कर दी पई है, तू की पे कर दी है? तू ते कंबदी नहीं पई ते तेनू ठंड नहीं लग रही? कहती अफजल भाई, कहती जनाब मेरे अंदर हीट प्रोडक्शन वाले हार्मोन हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं कहा वो केड़े होंदे ने? कहती लो जी थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन्स छोड़ता है, और वो थायरॉक्सिन्स बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो हीट की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो ऐसी हीट की प्रोडक्शन को जो बजरिया हार्मोन्स हो पुत्र, उसे कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो जनाब ऑल्सो हार्मोन्स ट्रिगर द हीट प्रोडक्शन एज डू थायराइड हार्मोन्स, यानी कि फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन्स, एंड आर टर्म्ड एज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। उत्तर जी फेर ना कहना कि खबर ना हुई। अल मशहूर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन, state the difference between shivering and non-shivering thermogenesis. लो जी बच्चों, some mammals also possess brown fat. इनमें ब्राउन कलर की पुत्र चर्बी होती है, ब्राउन फैट, which is specialized for rapid heat production. और वो ब्राउन फैट भी तेजी से मेटाबॉलिज्म करके हीट प्रोड्यूस करती है। लो पुत्र जी, इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ द हीट, अगर बॉडी दे विच ज्यादा हीट बन जावे तो इट इज डेसिपेटेड, मतलब हम अपने जिस्म से उसको वैसे खारिज कर देते हैं थ्रू एक्सपोज्ड सरफेसेस बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो ऑन द इवेपोरेटिव कूलिंग। अच्छा, अब ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देंगे, दैट इज वैसो डायलेशन कर देंगे एक्सपोज पोर्शंस, जो कि बॉडी के, जैसे फेस हो गया कि जी मेरे फेस में से हीट निकल रही, मेरे हाथों में से हीट निकल रही, तो जी हाँ वो हीट डायरेक्ट खारिज भी हो सकती, ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर देंगे उस तरफ, या फिर पुत्र इवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए हो जाएगा, फेस रेड हो जाएगा और ऊपर पसीना आएगा, पसीना सूखेगा, तो वाटर सूखते सूखते हीट एब्जॉर्ब करके तोड़ेगा। इन मैमल्स इट इज ऑब्जर्व्ड, लॉजी मैमल्स में यह ऑब्जर्व किया जाता है दैट द स्किन हैज बीन अडेप्टेड एज द ऑर्गन ऑफ थर्मो
रेगुलेशन। तो मैमल्स के अंदर याद रखें स्किन जो है वो थर्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। लो जी हुण आ जाओ इन कोल्ड टेंपरेचर की कर दे जी मैमल्स। लो जी दोबारा शुरू होने लगे। Mammals have various mechanisms that regular heat exchange with the environment. पहला काम जो मैं आपको बता चुका हूं, वैसोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल्स का खुल जाना, ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाना, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो ज्यादा कर देना, या फिर वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देना। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स को सुखेड़ देना। Affect heat exchange and may contribute to regional temperature difference within an animal. और ये हेल्प करता है रीजनल टेम्परेचर डिफरेंस से। लो जी ऑन अ कूल डे की हुंदा जी, ऑन अ कूल डे ह्यूमन का जो टेम्परेचर है बेटा मे बी सेवरल डिग्रीज लोअर इन दी आर्म्स एंड लेग्स। पुत्र हाथ पैर थोड़े बहुत ठंडे हो सकते हैं, लेकिन याद रखना पुत्र जो ट्रंक रीजन है, ट्रंक रीजन मतलब जिसमें एब्डोमिनल कैविटी और ऊपर हमारी चेस्ट कैविटी आती है, जहां मोस्ट ऑफ द वाइटल ग्लैंड्स और ऑर्गन्स वगैरह जहां पर सारे सिचुएटेड हैं, वेयर द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स आर सिचुएटेड। यहां ग्लैंड्स नहीं, वर्ड क्या आना है, ऑर्गन्स। तो याद रखें एक ठंडे दिन पर हाथ और पांव चाहे ठंडे हों, लेकिन याद रखें बेटा ट्रंक रीजन वही 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान मेंटेन रखा जाएगा, क्योंकि वहीं ज्यादा वाइटल ऑर्गन्स हैं। ये तो डेंगू फैलने के बाद पैंट्स आई हैं, वरना बड़े बड़े स्कूलों में सड़ी सर्दी में भी निक्कर ही पहनते थे। और आपने यूरोप में देखा होगा कि औरतें जो हैं वो सड़ी सर्दी में स्कर्ट्स ही पहनती हैं, क्योंकि टांगों और बाजुओं को ज्यादा ठंड नहीं लगती है। और अभी अभी मैंने ऊपर मिसाल दी कि शादियों में लड़कियां स्लीवलेस पहन के आ जाती हैं, तो बेटा बाजुओं और टांगों में ज्यादा ठंड नहीं लगती। उत्तर जी मोस्ट लैंड मैमल्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड बाय रेजिंग देयर फर्स या फेदर्स। इसका भी मैंने अभी ऊपर जिक्र किया, प्लूमेज फ्लफिंग। तो बेटा मैमल्स जो हैं वो अपने फर्स ऊपर कर लेते हैं, बर्ड्स जो हैं वो अपने फेदर्स ऊपर कर लेती हैं, तो प्लूमेज फ्लफिंग हो जाती है। मतलब अच्छा प्लूमेज तो कहते ही फेदर्स को है। खैर they can raise their furs by trapping the thicker layer of still रुकी हुई हवा, and it acts as a good insulator। और वो हवा एक बेहतरीन इंसुलेटर बन जाती है, ना अंदर की हीट बाहर जाने देती है, ना बाहर की सर्दी या हीट को अंदर आने देती है, बिटवीन द एनिमल स्किन एंड द सराउंडिंग्स। डन हो गया। लो जी उससे अगला आया ह्यूमन मोस्टली रिलाय ऑन अ लेयर ऑफ फैट। पुत्र मोटे बंदे नू सर्दी घट लगती है, तो वो जो चर्बी है ना, लेयर ऑफ फैट, वो भी इंसुलेटिंग है बीनीथ द स्किन, और वो भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है अगेंस्ट द लॉस ऑफ हीट। तो हीट लूज नहीं होती। लो पुत्र जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लब्बर? व्हाट इज ब्लब्बर? Similarly, marine animals such as whales and seals, पुत्र बड़ी बड़ी whales और बड़ी बड़ी seals inhabit, जो कि colder water में रहती हैं। inhabit मतलब रहना, जो रहती हैं किसमें? colder water में than their body temperature। उनके अंदर they have a very thick layer of insulating fat called as blubber, called as blubber, just under the skin। तो पुत्र उनकी भी स्किन के बिल्कुल नीचे ब्लबर होती है। क्या होती है मेरा बेटा? ब्लबर। और वो ब्लबर वो बड़ी थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट होती है। लो जी वार्म टेम्परेचर इसकी कर दे भाई जी। मैरीन मैमल्स पुत्र ये ज्यादातर चीजें अब हमने रिवाइज ही करनी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मैरीन मैमल्स जो समुंदर वाले मैमल्स हैं, दे डिस्पोज ऑफ देयर एक्सेस हीट इनटू वार्म सीज। वो अपने बॉडी के अंदर से हीट निकालकर बाहर वार्म सीज में डेसिपेट कर देती हैं बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। लो जी उनकी भी ब्लड वेसल्स होती हैं इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन, तो वो भी अपनी सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल्स हैं उनको वैसो डायलेशन करके अपनी हीट को बाहर पानियों में निकाल देती हैं। So this dissipates the heat from the skin surface.
दिस डेसिपेट्स द हीट फ्रॉम द स्किन सरफेस। इजी मेरा बच्चा। इन टेरेस्ट्रियल मैमल्स मेरा पुत्र, इसके बरक्स, दैट इज इन कंट्रास्ट, इसके बरअक्स, बेटा समुद्र में तो पसीना नहीं ना आ सकता, वो डायरेक्ट पानी बाहर, पानी के अंदर अपनी हीट निकाल देती है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल, जो खुश्की पे रहने वाले मैमल्स हैं, उन बेचारों में इवेपोरेटिव कूलिंग है, उनके जिस्म के ऊपर पसीना आता है, और जब वो पसीना सूखता है वो क्या लेकर उड़ जाता है, बॉडी की हीट। कैसे जनाब? द स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी एंड इवेपोरेटिव कूलिंग, मतलब स्वेट ग्लैंड से पसीने का पैदा होना और फिर उस पसीने के उस पानी का इवेपोरेट होना, और पानी एवं थोड़ी इवेपोरेट होता है, वो तो ढेर सारी वो हीट एनर्जी लेकर इवेपोरेट होगा, इज द वन ऑफ द मेजर टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटजीज। तो बेहतरीन टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी है। अच्छा, अभी पेंटिंग, पेंटिंग में मैं अपने बच्चों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूं पुत्र, तेज तेज सांस लेना, ठंडी हवा अपने लंग्स के अंदर लेकर जाना, और गरम गरम हवा को बाहर निकालना। फिर जो एक्सपायर्ड एयर होती है उसके अंदर वेपर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इवेपोरेटिव कूलिंग हो गई। तो बेटा तेज तेज सांस लेना भी क्या है, वो भी इवेपोरेटिव कूलिंग में ही आती है, और वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो आप जब, आप अक्सर आपने कोई अंकल वगैरह देखे होंगे कि वो अपना चश्मा उतार कर अपने शीशों के ऊपर करते हैं, उससे क्या होता है, उनके शीशे के ऊपर पानी सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो हवा उन्होंने बाहर निकाली है उसके अंदर वेपर से, और वो वेपर जैसे ही शीशे से टच हुए वो कंडेंस हो गए, पानी मिल गया, तो वो पानी से चश्मे के अपने दाग वगैरह साफ कर लेते हैं अपने शीशों के। ठीक है जी। सो इज द अनदर मैकेनिज्म एज रिप्रेजेंटेड इन दी डॉग्स। अच्छा, अब वो अंकल तो डॉग्स नहीं होते, खैर डॉग्स जो है वो तेजी तेजी से सांस लेते हैं, तो वो जब सांस ले रहे होते हैं ऐसे, तो वो जब डॉग्स जब सांस लेते हैं, तो हंसना नहीं है, अच्छा मैं डॉग नहीं हूं, अच्छा, तो वो ना, वो डॉग्स जब पेंटिंग करते हैं तो वो भी ठंडी हवा अपने अंदर ले जाते हैं और गर्म हवा बाहर निकाल देते हैं, वो भी वेपर्स वाली। अच्छा, जो बैट्स, बैट्स और कुछ और एनिमल्स जो हैं वो यूज स्लाइवा पुत्र, वो अपना गरम गरम स्लाइवा अपने मुंह से बाहर फेंकते रहते हैं, तो उनका जो स्लाइवा है वो स्लाइवा या तो सूखता रहता है या फिर वो बार बार थूक फेंकते रहते, बार बार क्या फेंकते रहते मेरा बच्चा, वो बार बार थूक फेंकते रहते हैं। डन। तो इस तरीके से भी वो गेट रिड ऑफ हीट होते हैं। अच्छा भाई, यूरिन ठंडा होता है कि गर्म? यूरिन हमेशा गर्म होता है, इसीलिए सर्दियों में जब हम यूरिन करते हैं तो जब वो कमोड वगैरह में यूरिन गिरता है तो उसके अंदर से बकायदा धुएं उठ रहे होते हैं। तो मेरा बच्चा पता लगा यूरिन करने से भी हमारे अंदर कूलिंग होती है, हमारे अंदर क्या होती है, कूलिंग, क्योंकि गरम गरम यूरिन अगर बॉडी से बाहर निकालेंगे वो हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकला है। लो जनाब, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट पता है ना क्या होता है? थर्मोस्टेट एक खास, आप समझ लें कि एक खास थर्मामीटर है जिसमें एक टेम्परेचर आप फिक्स कर देते हो और वो नोट करता है कि टेम्परेचर इससे ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर थर्मोस्टेट कहाँ लगा हुआ है? हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जिसके अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स किया गया है? और अगर 37 से टेम्परेचर नीचे जाए तो वो वाला पार्ट, वो थर्मोस्टेट क्या करता है? और अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर चला जाए तो तब वो क्या करेगा? तो मेरा बच्चा, नतीजे में जो कंट्रोल्स हैं उन्हें फीडबैक कंट्रोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? फीडबैक कंट्रोल्स। तो बच्चों वाला काम है सारा, ये मैं, हम चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हुए हैं। द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमंस इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम्स फैसिलिटेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म्स। देखो ना मेरा बच्चा, फीडबैक मैकेनिज्म है ना, अगर आजकल ये बड़ा हबस का मौसम है तो मुझे पसीना आया हुआ होता है, लेकिन जैसे मैं एसी वाले रूम में बैठता हूँ थोड़ी देर बाद मेरा पसीना रुक जाता है। तो कुछ तो है ना कि जो पसीना निकलवा रहा है, और जब उसने देखा कि बाहर अब टेम्परेचर ठीक हो गया है तो उसने मेरा पसीना रुकवा दिया है, कुछ तो है ना। The homeostatic thermostat is present in hypothalamus। तो मेरा बच्चा, होम हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर का थर्मोस्टेट मौजूद है। ठीक है,
और हाइपोथैलेमस क्या है? एक ब्रेन पार्ट है। वो थर्मोस्टेट रिस्पॉन्ड करेगा टू द चेंजेस इन द टेम्परेचर अबव या बिलो अ सेट पॉइंट विच इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर चला गया तो थर्मोस्टेट ने ब्लिंक करना है। अगर वो 37 से नीचे चला गया तब भी वो ब्लिंक करेगा, तो उसकी ड्यूटी है कि वो ढूंढे कि 37 से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ओके पुत्र, इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, पुत्र ये सारा पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूं। इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया हमारे ब्लड का और हाइपोथैलेमस ने नोट कर लिया अबव द सेट पॉइंट, तो सर्टन वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मोरिसेप्टर्स इन द स्किन, तो हमारी स्किन के थर्मोरिसेप्टर्स ने पकड़कर ये बात किसको बता देनी है? हाइपोथैलेमस को। लो जी, हाइपोथैलेमस सुनो पुत्र, अब मैं हूं गर्मी में बैठा हुआ, मेरी स्किन के ऊपर गर्मी पड़ रही, मेरी स्किन के जो थर्मोरिसेप्टर्स हैं उन्होंने टेम्परेचर को देखा कि ये तो बहुत गर्मी में बैठा हुआ है। अब बाहर अगर मैं धूप में जाकर खड़ा हो जाऊं आजकल की गर्मियों की, तो मेरे थर्मोरिसेप्टर्स फौरन से पहले ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जाके कहेंगे ला भाई ज्यादा टेम्परेचर खिलौता दे। साथ ही साथ पुत्र मेरे बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेरे ब्लड का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, जो स्किन की तरफ जो ब्लड है उसका भी टेम्परेचर, तो सर्कुलेशन के दौरान पुत्र थर्मोस्टेट को पता लगेगा कि लो जी टेम्परेचर बढ़ गया जो ब्लड का। और नंबर 2 थर्मो रिसेप्टर्स भी ले जाकर उसको कहेंगे कि लै भी टेम्परेचर वधे खलोता ही। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ला जनाब फिर क्या करेगा ये कोऑर्डिनेटर? अब दे विल सेंड द सिग्नल्स टू द सिस्टम दैट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो, अब वैसोडाइलेशन हो जाएगी टुवर्ड्स द स्किन, मैं रेड हो जाऊंगा, मेरी स्किन की तरफ वैसोडाइलेशन हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा ब्लड स्किन की तरफ जाएगा। एंड ऑल्सो कॉजेज स्वेट ग्लैंड एक्टिवेशन, स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन हो जाएगी। और इस तरह जब स्वेट इवेपोरेट होगी तो ढेर सारी हीट लेकर इवेपोरेट होगी, और इस तरह मेरे अंदर इवेपोरेटिव कूलिंग होगी। क्या होगी मेरा बच्चा? इवेपोरेटिव कूलिंग। वही गल्ला बार बार पढ़ी जा रहे। लो जी, अब मैं वहां से निकल कर आ गया चिलो चिल माहौल में, बेहतरीन एसी में आकर बैठ गया हूँ, कमरे का टेम्परेचर 22 हवा सर्दियों वाला। तो इन कोल्ड टेम्परेचर क्या होगा? द कोल्ड रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन विल सेंड द इंपल्सेस टू द हाइपोथैलेमस टू इनहिबिट, के रोक दे, हीट लॉस मैकेनिज्म को रोक दे, वरना बंदा ठंडा पड़ जाएगा, ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा। एंड एक्टिवेट द हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म्स, और फिर बेटा हीट को संभालने वाले या हीट प्रोडक्शन वाले मैकेनिज्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। वेल दिस इंक्लूड्स कंस्ट्रिक्शन ऑफ द सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स, और इस तरह स्किन की जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन करने लग जाएगी बॉडी, एंड स्टिमुलेटिंग शिवरिंग, और शिवरिंग और नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म्स जो है थर्मोजेनेसिस के वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। बच्चा वेरी 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 important short question, last topic of this chapter. What is pyrexia? लो पुत्र, ये कोरोना होगा, कोरोना में बुखार चढ़ता है। कोरोना में क्या चढ़ता है बेटा? बुखार। टेम्परेचर इन फीवर, उसको पायरेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरेक्सिया। लो जी, डेफिनेशन, इन बैक्टीरियल एंड वायरल इंफेक्शंस, इन बैक्टीरियल एंड वायरल इंफेक्शंस मेनली, कहता ल्यूकोसाइट्स हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं नंबर में, वो ढेर सारी तादाद में बढ़ जाते हैं। फिर क्या होगा? ये बैक्टीरिया, ये वायरसेस, दीज पैथोजेंस यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ऑल ऑफ देम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ केमिकल कॉल्ड पायरोजेंस। ये बेटा केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? पायरोजेंस। ये पायरोजेंस क्या करते हैं? पायरोजेंस डिस्प्लेस द सेट पॉइंट। वो बेटा बॉडी के जो सेट पॉइंट जो कि हाइपोथैलेमस में जो एक टेम्परेचर फिक्स किया होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको जाकर ना बच्चे उसको अबव पे सेट कर देते हैं, अबव द नॉर्मल पॉइंट ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको सेट कर देते हैं। इजी मेरा बच्चा?
उस वक्त क्या होता है, बंदे को फीवर हो जाता है। तो मेरे डॉक्टर के पास गया, मैं कहा डॉक्टर साहब ये फीवर हुआ हुआ है। तो कहने लगा फीवर होना तो अच्छी बात होती है, इसका मतलब है कि अंदर फाइटिंग चल रही, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स और पैथोजेंस दोनों मिलकर उन्होंने पायरोजेंस बनाए हुए और उन्होंने क्या कर दिया, आपका फीवर कर दिया। फीवर का मतलब है कि व्हाइट ब्लड सेल्स अंदर एक्टिव हो गए। समझो है बेटा। लेकिन मेरा बच्चा, अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे एंजाइम्स वगैरह टूटने शुरू हो जाएंगे, वो डी नेचर होने शुरू हो जाएंगे। तो फीवर और हाई टेम्परेचर helps in stimulating the protective mechanism against the pathogens. पैथोजेंस के खिलाफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को इंक्रीज करता है बेटा ये हाई टेम्परेचर। लेकिन जरूरत से ज्यादा हाई टेम्परेचर और काफी दिनों तक हाई टेम्परेचर हमें ले भी डूबता है। लेकिन बेटा 104 डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के अगर ऊपर टेम्परेचर हो जाए तो फिर ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है। ला जी, इसके साथ ही आपका ये वाला चैप्टर फिनिश हुआ। तो आज के लेक्चर के साथ अपने सर अफजल को, अपने अफजल अंकल को इजाजत दीजिए मेरा बच्चा, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए आप सब।